ऑनलाइन में भी बच्चे आ गए हैं। ऑनलाइन में कौन कौन आया है? माधवी जी, संचिता जी एंड शाहिद। फेस टू फेस नहीं है आज। माधवी जी भी आती है। चलिए, तो आइए बच्चों, चैप्टर का नाम लिखते हैं। चैप्टर का नाम है रे डेप्रिसिएशन। और अगर मैं आपको बोलूं तो ये आपने 11th में पढ़ा, फिर आप सीए फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं, और आप सीएम में फाउंडेशन में भी पढ़। सर ये कितने मार्क्स का आएगा बेटे? ये लगभग 10 मार्क्स का चैप्टर। कोई ऐसा वो नहीं है कि जनरली एग्जाम में हर अटेम्प्ट में होता ही है। तो अगर मैं पूछूं डेप्रिसिएशन का जनरली मतलब क्या था भाई? क्या होता है डेप्रिसिएशन? हम्म तो आइए लिखते थ्योरेटिकली थोड़ा सा पहले। डेप्रिसिएशन इज फॉल इन वैल्यू ऑफ। किस चीज की वैल्यू की थी? या करंट एसेट? ओके, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल या इनटेंजिबल? टेंजिबल या दोनों? बेटे इंटेंजिबल की वैल्यू गिरती है तो उसे एमोर्टाइजेशन को, समझ रहे हो? उसके ऊपर वैसे आपको बताओ, अभी तो आपका नहीं है लेकिन अभी जब और बड़े हो जाओगे इंटरमीडिएट में, जैसे डेप्रिसिएशन जो है ना, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये थोड़ा ना भाई अपने मन से पढ़ा रहे, ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझते हो? एएस बोला जाता है उसे। तो दीज आर द रूल्स जो कि आईसीआई बनाता है। पर आईसीआई की हम तो मानेंगे बेटे पार्लियामेंट में पार हो जाए। जब पार्लियामेंट में कोई लॉ पास हो जाता है तो मानना पड़ता है ना। तो बेसिकली फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो रूल्स हैं वो बेसिकली आईसीआई ने बनाया है, और फिक्स्ड एसेट के ऊपर और डेप्रिसिएशन के ऊपर कौन से स्टैंडर्ड में सारी बातें लिखी हुई हैं? एएस 10। हम जितनी भी बातें कर रहे हैं एएस 10 की बातें। जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो एएस 1 से लेके 29 तक सारे पढ़ाए जाते हैं। एएस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से कहाँ तक जाते हैं? 29। फिर जब आप फाइनल में जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि जो एएस आपने पढ़ लिए वो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि बेटे आज के टाइम पे कंपनीज में एएस नहीं लग रहे। एएस नहीं लग रहे। आपने नाम सुना है आईएफआरएस? इंडेस सुना है? इंडेस ऐसे मतलब ना कुछ ऐसी फैंसी वर्ड है। फाउंडेशन लेवल तक नहीं लेंगे, लेकिन जब फाइनल ले जाओगे तो रियल लेवल पे कंपनी में प्रिंसिपल ये सही है, लेकिन नाम बदल देंगे। जैसे होता है ना बेटे, कोई रोड का नाम है, सरकार चेंज होती है तो नाम बदल देते हैं। मुद्दे की बात ये है, डेप्रिसिएशन कौन से स्टैंडर्ड में है? एट पे। और मैं आपको बता दूंगा, बचपन में अभी स्कूल में पढ़कर आए हो 12वीं क्लास में, आप ऑलरेडी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के भी आए हो, बता सकता तो बच्चा कौन सा? स्टेटमेंट कौन सा है? AS3। तो आपने वही ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग और ये जो है ना, ये सारा का सारा पढ़कर आ। सर ये भी दोबारा आएगा इंटरमीडिएट में, कैश फ्लो भी आएगा। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है डेप्रिसिएशन क्या होता है सर जी? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जैसे सपोज करो आपके पास फोन है, जैसे मैडम फोन है आपके पास, देखो फोन दिखाइए हम तो डेप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे ऊपर बैठे डेप्रिशिएट, वैसे कह सकते हो मैडम हमने कब खरीदा है फोन? 2021। कितने रुपए का खरीदा?
30,000 का, वेरी गुड। 30,000 का खरीदा 2021 में, आपके हिसाब से आज इसकी वैल्यू कितनी है? मैडम गुस्सा हो रही है। हाँ? कितने रुपए? 5,000, 6,000, जितना जितना आपकी पॉकेट है उस हिसाब से 3,000 ठीक है। तो ये जो वैल्यू मैडम के फोन की गिरी है, इसको डेप्रिसिएशन बोल सकता हूँ? फिर क्यों बोलूं? नहीं नहीं ब्रो, इतना टेक्निकल नहीं है, जिंदगी है। डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज, ड्यू टू वेयर एंड टियर। लेकिन ना मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर जैसे कि फोन गिर जाए, और अभी तो आप 4,00,000 बोल रहे हो, आपके सामने अगर ये गिर जाए और फोन खराब हो जाए, अब मुझे बताइए, अब जो वैल्यू गिरी, इज इट डेप्रिसिएशन? आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं? ये सारे बच्चे बहुत गलत है बेटे। आप देखना चाहते हैं प्रैक्टिकली, लाइए फोन लाइए अपना। ठीक है। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर फोन गिर भी जा रहा जाएगा, अर्थक्वेक आता है, कोई बिल्डिंग गिर जाती है, कोई भी नुकसान हो जाता है, प्लांट एंड मशीनरी गिर जाती है, उसकी वैल्यू एकदम से गिर गई, आप मुझे बताइए क्या वो डेप्रिसिएशन होता है? कोई वर्ड नहीं है ब्रो अकाउंट्स में, कैपिटल लॉस नहीं होता, इसको बोला जाता है इम्पेयरमेंट। एक सिस्टमैटिक तरीके से, ध्यान से सुनिए, बड़ी हाई लेवल बात कर रहा हूँ आपसे। डेप्रिसिएशन कंपनी प्लान करती है, हाँ कि हमें एक एसेट खरीदा, WDV से ऐसे ऐसे गिरेगी, और अगले दिन अर्थक्वेक आ गया और सारा का सारा बिल्डिंग गिर गया, अब कर लो डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएशन क्या होता है? सिस्टमैटिक रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। इम्पेयरमेंट हो जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट। तो डेप्रिसिएशन आपको लगेगा फॉल इन द वैल्यू, मतलब अगर वैल्यू गिर रही है, मोबाइल गिर गया तो वैल्यू गिर गई ना भाई, वो डेप्रिसिएशन नहीं होता, वो इम्पेयरमेंट होता है। सर ये बातें क्यों बता रहे हो बेटे? इम्पेयरमेंट के ऊपर अलग से स्टैंडर्ड होता है। अगर आपका एसेट डिस्ट्रॉय हो जाए, इम्पेयर हो जाए, मैं डिस्ट्रक्शन की बात नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजिकल चेंज, उस पर नहीं जाऊंगा मैं, बट चलो अभी उसी पे रहते। डिस्ट्रक्शन के अंदर एक और स्टैंडर्ड लगता है, दैट इज AS20। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉल? अगर एकदम से अनप्लान्ड फॉल है तो वो इम्पेयरमेंट होता है, और अगर सिस्टमैटिक फॉल है तो उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है जी, जो मैनेजमेंट प्लान करके PNL में डाल रही है। तो कहने का मतलब ये है, डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू। और वैसे मैं बहुत हाई लेवल बोल रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, लेकिन इस फॉल को क्या मैं सिस्टमैटिक बोल सकता हूँ? जस्ट ऐसे ही, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपको पता है बच्चे, आज के टाइम पे ना फिक्स्ड एसेट्स का नाम बदल गया है। इसको पता है क्या नाम? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, PPE। PPE, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो जो AS10 है ना, उस AS10 का नाम वैसे डेप्रिसिएशन नहीं है। AS10 क्या है? ऑन PP, फिक्स्ड एसेट या PP के बारे में सारी बातें AS10 करता है, और उसी के अंदर ही डेप्रिसिएशन की भी बातें हैं। हाँ? इतनी ज्यादा गहरी बात नहीं जाननी है आपको, बस डेप्रिसिएशन कहाँ पर है AS10 में, फिक्स्ड एसेट का नया नाम क्या हो गया जी? PPE। तो डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। और ऐसी अगर मैं टेंजिबल, ठीक है, ड्यू टू, क्या आप मुझे रीजन बता सकते हैं क्यों गिर रही है वैल्यू? एग्जैक्टली, ड्यू टू वियर एंड टियर, और ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। एक और चीज, एग्जैक्टली विद द एफ्लक्स ऑफ टाइम या पैसेज ऑफ टाइम, है ना? तो उसको कैसे लिखा जाता था? एफ्लक्स पे लिखा जाता है। एफ्लक्स मतलब भाई टाइम निकलता है इधर। और टेक्नोलॉजिकल चेंज कह सकता हूँ बच्चे, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज। और क्या हो सकता है सर? और आपने बोला ऑब्सोलीस। ऑब्सोलीस होता है किसी टेक्नोलॉजी का बिल्कुल आउटडेट होता है। ऑब्सोलीन्स, ओ माय गॉड,
यानी कि जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू गिर रही है वो इन कारणों से गिर सकती है। लेकिन मेरा आपसे सवाल, ठीक है पहले लिख लेते थे, सो डेप्रिसिएशन फॉल ड्यू टू दीज रीजन। अच्छा वेयर एंड टियर क्या होता है बच्चे? आप यूज कर रहे हो, आपके पास मोबाइल है आप यूज कर रहे हो, एसी है वो यूज हो रहा है, प्रोजेक्टर यूज हो रहा है, तो उसकी वैल्यू गिर रही है। ठीक है? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज करो मैंने एक कार परचेज करी, जैसे अभी कोई कार जैसे मान लो थार, तो मैंने खरीदी और मैंने बोला कि भाई मैं तो इसको चलाऊंगा ही नहीं था, क्योंकि अगर चलाऊंगा तो इसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो मैंने क्या करा बेटे, घर का गेट बड़ा करवाया और फिर घर के गेट के अंदर तो घुस गई, और उसके बाद मैंने ड्राइंग रूम का गेट दरवाजा भी बड़ा करवाया। तो मैं तो बेटे ड्राइंग रूम के साथ बैठा, मैंने कहा भाई बेचूंगा नहीं, आई मीन बेचूंगा नहीं मतलब यूज नहीं करूंगा, शोरूम से आकर वहां तक आई। मैंने खरीदी बेटे 20 लाख की, ठीक है, और आज हो गए 6 महीने हो गए, मैंने 20 लाख की खरीदी, एक भी नहीं चलाई मैंने। आप घर आके देख लीजिए, एकदम बढ़िया से गाड़ी एकदम खड़ी है ड्राइंग रूम के अंदर, आप ये बताओ 20 लाख में ले लो। कितने में? 15। 6 महीने में 5 लाख कम कर दिए भाई तुमने। हाँ, 3-4 लाख। अच्छा अगर मैंने कल खरीदी होती तो वैसे अगर जनरली कमर्शियली बोलूं, मान लो मैंने गाड़ी खरीदी 20 लाख की, कल खरीदी, बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं? कितनी 20 लाख की गाड़ी है, कितनी 18 की बोल है ना, ठीक है, तो आप मुझे बताइए भाई यूज भी नहीं हुई अभी तो, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम और कह सकता हूँ सेकंड हैंड होते ही उसकी वैल्यू गिर जाती है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि चलो मैं बेच ही नहीं रहा, 20 लाख की गाड़ी थी, साल भर हो गया, मेरी कंपनी के अंदर अकाउंटेंट कहता है सर आपने जो गाड़ी खरीदी है डेप्रिशिएट, मैंने कहा क्या बात कर रहा हूँ, मैं तो यूज ही नहीं करी, बियर एंड टीयर है ही नहीं, आप मुझे बताइए डेप्रिसिएशन लगेगी नहीं लगेगी? बिकॉज आपकी वैल्यू गिर रही है जी। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यूज द एसेट, आपने फैन लगा दिया मैं यूज नहीं कर रहा तो डेप्रिसिएशन नहीं होना भाई, टाइमली अपने आप ही चीजें खत्म हो जाए। और इसी बात पे आपको एक और लॉजिक दे देता हूँ, अलग अलग बातें कर, कई बार जिंदगी में ऐसा भी हो सकता है कि लॉजिकली मान लो ये फैन की लाइफ कितनी हो, कितनी आपके हिसाब से? 8 साल, मान लो 5 साल लगा लो सिंपल करने की, फैन की लाइफ है 5 साल, पर जैसे ही 5 साल खत्म हो जाएंगे ये अपने आप रुक जाएगा, एज पर अकाउंट मेरी लाइफ खत्म है तो मैं नहीं चलूंगा। तो ऐसा हो सकता है कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी वैल्यू 0 हो, पर मैं फिर भी इसको यूज कर रहा हूँ, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग लाइफ एंड फिजिकल लाइफ। फिजिकल लाइफ कैन बी मोर ऑल्सो। ऐसे दुनिया के अंदर बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे एसी लगे होंगे जो पूरे के पूरे डिप्रिशिएट हो चुके हैं, लेकिन वो यूज हो रहे होंगे। तो आपको ये भी समझ रहा हूँ, प्रैक्टिकल बातें हैं सारी पहले शुरू करने से। मुद्दे की बात ये है कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ भी डिप्रिसिएशन हो जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज? आप देखते हैं जैसे कोई भी, हाँ, और बहुत ज्यादा तो आप लोग को इमिडिएट दिखता है कि आईटी लेवल पे मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स और आईपैड और इनकी वैल्यू कितनी जल्दी गिर जाती है, तो गिर जाती है क्योंकि जैसे अगली सीरीज आ गई उसकी वैल्यू क्या, जैसे कि उनकी लेटेस्ट सीरीज कौन सी 16 है ना, प्रो मैक्स की है उसमें, तो आप मुझे बताइए 16 प्रो मैक्स अभी कितनी वैल्यू है बेटे, कुछ आइडिया? 1,45,000 लगा लो, जैसे 17 आएगा क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जितने भी सेल्स पर्सन है, मान लो मेरी एप्पल की ही दुकान है, मैं तो सारे एम्प्लॉय को सेल्स वालों को एप्पल का ही सामान दे रखा होगा फिक्स रेट में। दुकान है 500 एम्प्लॉय है, 500 एम्प्लॉय के बाद में मोबाइल है यूज करते हैं, मेरे फिक्स रेट नहीं है क्या? बिल्कुल है। और जैसे ही मैं नई सीरीज लॉन्च करूंगा तो फिक्स रेट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये चीज क्या हो रही है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी हो रहा है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्सोलीन्स? किसी चीज का बिल्कुल आउटडेट होता है। जैसे आपको पता है बच्चे, अभी आप मतलब सारे छोटे बच्चे ही हो, मतलब काफी गैप है, कितनी कितनी एज है बच्चों आपकी? एवरेज एज कितनी है बच्चों की सबके यहाँ? 18?
ज्यादा फर्क नहीं बेटे, 2-3 साल की गैप है मेरे। आपने ऐसे वाले कंप्यूटर्स देखे? कंप्यूटर भी होते थे और ऐसे टीवी भी होता, टीवी भी होता था ऐसे, वो रेगुलेटर लगा होता था ना आपको? ठीक है, तो ऐसे वाले ना पहले कंप्यूटर होते थे। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको ये हो सकता है साथ में एक सीपीयू होता है, वो तो देखा है आपने, ठीक है, लेकिन तब पेन ड्राइव भी नहीं होती थी, तब एक फ्लॉपी होता। फ्लॉपी देखिए किसी? हाँ, ठीक है, फ्लॉपी होती थी वो, उसमें सिर्फ 1 MB मैक्सिमम स्टोरेज हो सकती थी, बस फाइल जा सकती थी बस। ठीक है, फिर जाके तो सबसे पहले क्या होता था, फ्लॉपी। फिर उसमें सीडी का सिस्टम आया था, सीडी देखिए बच्चों ने? और उसके बाद क्या है बेटे, पेन ड्राइव। और आज के टाइम पे आपको कोई भी डेटा सेव करना है, यूट्यूब पे अपना अपलोड कर दो, जस्ट बिल्कुल जैसे बता रहा हूँ, मैं तो क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं जैसे कुछ भी है। तो मेरे घर का भी अगर मैं बोलूँ, जैसे कोई भी अगर जैसे वेडिंग है, ठीक है, मेरे को वीडियो, तो सर सीडी में कौन लगाएगा बात? उस वेडिंग को मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर, पब्लिकली नहीं, लेकिन अनलिस्ट कर। तो अगर आप ऐसे कभी भी फैमिली में बैठे हो, तो जस्ट एक शेयर करो, टीवी पे स्क्रीन पे करो, शेयर हो जाए। हाँ? तो आज के टाइम में तो ये मुद्दे की बात ये है भाई, आपके हिसाब से जिस टाइम पे कंप्यूटर आए थे, क्या आज के टाइम पे आप कंप्यूटर लेने जाओ तो मिल जाएगा आपको? नहीं। लेकिन उस टाइम पे पता है बहुत महंगे होते। किसी को आइडिया कितने रुपए? ये मेरे एक फ्रेंड है, उसने लिया था बेटे, आज भी याद है, 80,000 का। बहुत। जो आपको आज 20,000 का लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो भी फार फार बेटर होगी इस लैपटॉप से। और तुम्हारे फ्रेंड ने जब ये खरीदा था, बेटे हम तो छोटे छोटे थे, तो हमें था कि भाई इसमें पता नहीं क्या ही खरीदा। नाम संदर्भ तो उसको ना बैटिंग देते थे ना, बॉलिंग देते थे। खेलने के बाद तो उसको नहीं जाना होता। तो ये 80,000 का होता था, लेकिन आज के टाइम में क्या मिल रहा है? क्या ऐसा टीवी भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अगर आपका कोई पार्ट हो भी जाए या कुछ भी है, तो आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि किसी टेक्नोलॉजी का बिल्कुल आउटडेट हो जाना, जैसे कि पहले के टाइम पे स्कूटर होते थे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं जो बिल्कुल गायब है। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोला जाता है बच्चे? ऑब्सोलीट। मुद्दे की बात ये है सर, हमें इस रीजन के अंदर कुछ ऐसा नहीं जाना। डेप्रिसिएशन अगर ये होता है, तो छोटी छोटी बातें डेप्रिसिएशन के बारे में, इट इज अ कैश एक्सपेंस या नॉन कैश एक्सपेंस? ओके, इट इज अ नॉन कैश। बहुत अच्छी बात है। अगला, इट इज चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल। ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, पीएनएल में इनडायरेक्ट। इट इज चार्ज टू पीएनएल। वाई? बिकॉज ये खर्चा मेरा क्या है बच्चे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, इट इज चार्ज ऑन द फर्स्ट डे या लास्ट डे? ओके, इट इज चार्ज ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल। और अगर एसेट को बीच में बेच दिया, तो भाई जिस दिन बेचा उसी दिन की डेप्रिसिएशन लगेगी। इट इज कैलकुलेटेड ऑन, कहने से टाइम बेस्ड। भाई ऐसा है, अगर आपने कोई एसेट खरीदा और उसको 2 महीना यूज करा, फाइनेंशियल। तो मेरी छोटी छोटी बातें लिखी जो आपका एक कॉन्सेप्ट था। अब अगर मैं आपसे बोलूं, क्या डेप्रिसिएशन एग्जैक्ट होता होगा बच्चे, क्या एस्टिमेटेड होता है? एस्टिमेटेड होता है, ठीक है। बट क्या डेप्रिसिएशन से फाइनेंशियल में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत इम्पैक्ट। एक तो आपके प्रॉफिट्स भी हिल रहे हैं, और दूसरा एसेट की वैल्यू भी तो चेंज हो रही है। तो अगर आप करेक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, तो ना तो आपके प्रॉफिट सही आएंगे, और ना ही आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो बैलेंस शीट।
तो अगर मैं बोलूं इफ एक्सेस डेप्रिसिएशन इज चार्ज, मान लो गलती से एक्सेस डेप्रिसिएशन इज चार्ज, तो आपके प्रॉफिट्स क्या आ रहे होंगे, ज्यादा या कम? कम आ रहे होंगे ना। और आपके जो एसेट्स हैं वो क्या कह रहे होंगे, कम आ रहे होंगे भाई। अगर ज्यादा डेप्रिशिएट कर दो एसेट की वैल्यू भी तो कम हो जाएगी। एंड इफ लेस डेप्रिसिएशन इज चार्ज, तो प्रॉफिट्स क्या आ रहे होंगे, डेप्रिसिएशन कम चार्ज करोगे तो प्रॉफिट तो ज्यादा आएंगे, और एसेट की वैल्यू क्या आ रही होगी, ज्यादा। तो चार्जिंग ऑफ करेक्ट डेप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर वो डेप्रिसिएशन करेक्ट नहीं है तो ना ही आपके प्रॉफिट सही है ना ही आपकी बैलेंस शीट सही। तो इट्स वेरी क्रूशियल। ओके, तो आइए सर, सर क्या करना है सर, बेटे अब चैप्टर शुरू हो रहा है, ये अब देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ना है इसके अंदर। पहले इंडेक्स बनाते हैं बच्चे, क्या क्या पढ़ेंगे, और आज थोड़ा सा हम जर्नल एंट्रीज और वो देख लेंगे। डेप्रिसिएशन के अंदर बच्चे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्री। और अगर आप बच्चों को कुछ याद आ रहा है तो आपको याद है जर्नल एंट्री दो ऑल्टरनेटिव्स में होती थी। किसी बच्चे को ध्यान आ रहा है, डिप्रिसिएशन टाइप भी होता था कुछ, ठीक है। तो वो कुछ होता है दो ऑल्टरनेटिव, सिर्फ इतना ही लिखना है अभी तो, ठीक है। देन हम लोग सीखेंगे लेजर बनाने। अच्छा जी, हाँ बेटे, कौन से लेजर छोड़ो ना बेटे, बाद में लिखेंगे। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना वो लेजर बनाने को, ओवरऑल नॉलेज, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, सारी बात, ठीक है जी। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन याद है बच्चों, कितने मेथड्स करे आपने, दो, कौन कौन से, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड। ओके, तो बेटे मैं यहाँ लिख नहीं रहा अभी, सिर्फ मेथड लिख रहे हैं, ठीक है ना। देन यू हैव सेल ऑफ फिक्स्ड, वो छोटा सा पॉइंट है, बेचते हैं तो क्या एंट्री डलती है और वही हो जाएगा वैसे। देन यू हैव चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सही, अगर सर मेथड चेंज कर दिया तो हाँ बेटे देख लेंगे क्या होगा उसमें, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सैल्वेज वैल्यू, सर ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, लिख लो बस बेटे, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग। सैल्वेज वैल्यू या लाइफ ऑफ द फिक्स्ड, एंड लास्ट इज revaluation of fixed। ओके, तो ये रहा आपका चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, सैल्वेज वैल्यू, बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू या फिर लाइफ, देखेंगे। और आखिरी हो गया जी आपका रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो आइए जरा थोड़ी सी बातें आपसे पूछे बेटे, अब हेडिंग डाल लो जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आपको एक एग्जांपल से सिखा दूंगा, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, कैलकुलेशन भी कर लेंगे वो भी हो जाएगा। चलिए, लिखते हैं, मिस्टर ए
purchase a fixed asset on 1st April 15 for rupees 1 lakh. Okay. या बैंक है ना, आगे सुन लो। ऑन क्रेडिट चढ़ा, गुड। फिक्स्ड एसेट टू क्रेडिट, क्रेडिटर, फिक्स्ड एसेट टू क्रेडिटर या टू वेंडर। उधारी पे तो क्रेडिटर या वेंडर, वेंडर भी उधारी है, क्रेडिटर भी उधारी। वाई वेंडर, नेम नहीं दे रखा, क्रेडिट लिखा हुआ, नाम का दिया मैंने। एसेट है, एग्जैक्टली। गुड्स, जिसमें आप डील करते हैं गुड्स, उसकी उधारी बोली जाती है क्रेडिटर की। फिक्स्ड एसेट में कभी भी क्रेडिटर वर्ड नहीं आता। बहुत बच्चे गलती करते हैं, जिन बच्चों ने पता है कि बहुत अच्छी बात है, बेसिक आपके सही है। क्योंकि देखो बेटे, इसने क्या परचेज करा है, फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड उधारी क्रेडिटर कभी भी नहीं होती। क्रेडिटर वर्ड का मतलब होता है जिसमें आप डील करते हो, जो गुड्स है वो होता है क्रेडिट। अगर मैं यहीं पे बोल देता मिस्टर ने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट आ जाता है, गुड्स ऑन क्रेडिट, ये क्रेडिटर वर्ड नहीं आता, इसलिए वो चीजें ठीक। वेरी गुड, तो ये चीज है। अच्छा सर, इसके बाद सर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, ओ माय गॉड, 20,000 का। आपका फिक्स एसेट कितने रुपए का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। अरे ओके। और अब मैं आपको बोल रहा हूँ सैलवेज वैल्यू। अरे सैलवेज वैल्यू क्या होता है सर, ये स्क्रैप वैल्यू, और वो क्या होता है। इतने में हमें एस्टिमेट है कि हम बेच देंगे। जैसे आप मोबाइल खरीदते हो तो आपके दिमाग में होता है कि यार जब भी यूज कर लूंगा तो 4-5 हज़ार का तो बिक ही जाएगा। आप गाड़ी खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, तो आपने मान लो 10 लाख की गाड़ी खरीदी। आज के टाइम पे गाड़ी की लाइफ कितनी है वैसे अराउंड है, आई थिंक 15 ईयर्स है। तो 15 साल बाद गाड़ी कितने की बिक जाएगी, 10 लाख की गाड़ी खरीदी आपने, 40-50 हज़ार रुपए। तो आप क्या दुकानदार से जब खरीद रहे हैं तभी बोल देते हो 40 हज़ार। आप तो अपने घर के अंदर तो 10 लाख की गाड़ी लेकर आया, तो पैसा तो 10 लाख ही है। ये तो ये है कि मुझे फ्यूचर में इसको कितने की बेच दूंगा, 50। तो ये जो सैलवेज वैल्यू होती है, दिस इज एग्जैक्ट या एस्टिमेटेड। एग्जैक्टली, कोई एग्जैक्ट थोड़ा ना बता पाएगा भाई। ठीक है, कितने रुपए की है बच्चे एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू मेरे एसेट की। अरे सर आपने लाइफ नहीं बताया, लो बेटे लाइफ लिख लो। लेट्स टेक 5 years। और मैं आपको कह रहा हूँ सेल की एंट्री में यहीं डाल देता हूँ, जाना 1 मिनट। हाँ जी, लाइफ, हाँ एक्सपेक्टेड ऑन 30th September। चलो बेचते नहीं है यार अभी, सॉरी। ठीक है, पास जर्नल एंट्री फॉर 15-16, 15-17, 17-18, 19। ओ माय गॉड, बहुत ही आसान है बेटे। आप मुझे बताइए सबसे पहली एंट्री कब डलेगी, जब खरीदा आपने 1 April 2000, क्या एंट्री डलेगी बच्चे, फिक्स्ड एसेट टू वेंड, कितने रुपए। ओके, लिख लेंगे बेटे, बीइंग फिक्स्ड एसेट परचेज। पेपर में जब आएगा तो ऑब्वियसली आपको नरेशन लिखनी होती है। कई चैप्टर ऐसे हैं, रेक्टिफिकेशन और भी चैप्टर है, शेयर कैपिटल, नरेशन लिखेंगे तभी आपको सीधा जर्नल एंट्री बता रहा हूँ। 1-4-15 हो गए। अब आप मुझे बताइए अब कब डालूं एंट्री, 31 March 16, या पहले दिन 1-4-15 को डिप्रिशिएट कर दूं। नहीं, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन द लास्ट डे,
तो 31 मार्च 16, मैं आपसे कोई अमाउंट नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ एंट्री पूछ रहा हूँ आपसे, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या डालूं? गुड, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड। सर जी ये डेबिट क्यों हुआ, आपको इतना बता दूं, डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, खर्चा होगा तो डेबिट होगा। और फिक्स्ड एसेट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि एसेट की वैल्यू गिर गई, एसेट अगर गिरता है तो क्रेडिट हो जाता है। अब सवाल ये है कि अमाउंट क्या होगा, अमाउंट निकालने के लिए चाहिए होता है मेथड, मेथड कौन सा है? आपने जिंदगी में दो मेथड देखे, SLM WDV, कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन। जब अगर मैंने WDV बोला नहीं तो आपके पास ये जितना डेटा है उसमें आप SLM के अलावा निकाल ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, मान के चल लीजिए, जैसे एक मैं छोटी सी चीज़ बोलता हूँ, मान लो एक एसेट खरीदा मैंने 100 रुपये का और उसकी लाइफ है 5 साल, पर ईयर डिप्रिसिएशन कितनी होगी? 20 होगी। एक asset देखने के लिए आप क्या कर रहे हो, वैल्यू आगे जोड़ दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो हमारे केस में अभी एसेट की कॉस्ट कितनी है बेटे, देखिएगा अभी इसको लिख लेंगे अच्छे से, 1,20,000। तो लॉजिकली तो अगर 5 से डिवाइड कर दूंगा तो डिप्रिसिएशन आ जाएगी, पर क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप समझिए, मुझे अगर ये लग रहा है कि मैंने 1,20,000 का खर्चा करा है, जिसको मैं एसेट बनाऊंगा पर धीरे धीरे करके PNL भेजूंगा, क्योंकि मेरा खर्चा तो है ही, डिप्रिसिएशन खर्चा होता है। पर आप मुझे बताइए, क्या आपको कुछ पैसा वापस नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। कितने रुपए? 30,000 तो वापस आ जाएगा ना भाई। तो इफेक्टिवली खर्चा कितने का? ये सिर्फ 20 ही है, अकाउंटिंग लेवल तो लगाना पड़ेगा ना आपको बच्चे। कितना अमाउंट है? 18,000। और आपको इतनी बात बता दूं, छोटी छोटी बातें बतानी जरूरी है। एक होता है OC, OC स्टैंड फॉर ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है रेट की? 1,20,000। सैलवेज वैल्यू कितनी है? 30,000। तो फॉर्मूला यही होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, पर ये डिप्रिसिएशन आना चाहिए, सैलवेज वैल्यू पता होनी चाहिए और लाइफ से डिवाइड। क्लियर है बच्चे? ओके, तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 18,018। क्लियर? अब आप मुझे बता दीजिए, और कोई एंट्री इस साल डालूं या नहीं? एक ना चीज होती है, मतलब उसकी एंट्री जरूरत नहीं होती, डेप्रिसिएशन को हम कहाँ भेज देते? ठीक है, तो अगली एंट्री क्या हो जाती है बच्चे? PNL टू डेप्रिसिएशन। हाउ मच? 18। आगे की 4 साल की आप ही डालेंगे, पर एक बार कॉन्सेप्ट पूरा पकड़ लीजिएगा, रुक जाइएगा। हाँ मतलब ये एंट्री डाल के ना, जो मैं लिख रहा हूँ वो नोट मत करना, बट सोचिए। क्या मैं कह सकता हूँ 1/4/15 को मैंने जो एसेट खरीदा वो 1,20,000 का था। क्या मैं कह सकता हूँ इसकी जो लाइफ है वो कितने साल है? 5 साल। 5 साल एंड कब हो गए बताओगे? 31 मार्च 20 को। आइए जरा ब्रेक कर देते, पहला साल कब खत्म होगा बच्चे? 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19 और 31 मार्च। तो आपकी बुक्स में इफ आई आस्क यू, जब आपने पहली बार एसेट खरीदा तो कितने रुपए पे दिखाया, और एक साल जब एंड हो गया तो डिप्रिशिएट कितना करा? फिर अगले साल कितना करोगे? फिर उससे अगले साल, क्योंकि SLM है ना बेटा, SLM में तो सेम रहता है। तो आप मुझे बताइए, जब 5 साल खत्म हो जाएंगे तो एसेट कितने रुपए का दिख रहा? ऐसा कैसे हो रहा है? वो बिल्कुल हो रहा है बेटे, तुमने खुद ही तो फॉर्मूले में 1,20 में से 30 को बाहर कर दिया था, समझ रहे हो? आपने जीरो बोला, आप जीरो तब बोलते अगर मैं 1,20 पूरा डिप्रिशिएट, पर मैंने क्या करा, 1,20 में से कितना बाहर कर दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद है वो तो मेरा खर्चा ही नहीं है,
तो मैं डिप्रिशिएट, तो टेक्निकली अगर आप 18 करोगे, ये देखोगे तो 90,000 रुपये बन रहा है। और ये 90,000 करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने खुद ही फॉर्मूला ऐसा बनाया जिसमें आप डिप्रिशिएट 90,000 कर, क्योंकि 1/20 के एसेट पे आप कह रहे हो 30 वापस आ जाएगा, तो आपका खर्चा 90 का, भाई तो 5 से वो डिवाइड हो। तो आप मुझे बताइए, जो आपकी सैल्वेज वैल्यू होती है वही लास्ट में बुक वैल्यू होती है। कंट्रोल तो मुझे बुक की वैल्यू है, पता क्या मतलब है, नहीं लगा मार्केट कब क्या। तो आपने स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला ऐसा बनाया जिससे मेरे को ये देखते ही मैं बोल सकता हूँ 5 साल बाद मेरी वैल्यू 30,000 रहेगी। भाई कैलकुलेट क्या करना है इसमें, समझ रहे हो? तो ये कंट्रोल होता है बच्चे। अब आप मुझे बताइए, ये समझ आनी चाहिए बस बातें। आप मुझे बताइए, क्या आगे के 4 साल की एंट्रीज लग जाएंगी? जैसे नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा बच्चे? एग्जैक्टली, फाइनेंशियल ईयर 16-17। तो कब एंट्री डालू, फर्स्ट एंट्री कब डालू? 31 मार्च। दोबारा खरीदने की थोड़ा एंट्री डलेगी, सिर्फ डिप्रिसिएशन की डलेगी। क्या एंट्री डल जाएगी? डेप्रिसिएशन टू फिक्स कितने रुपए, और इसी को 31 मार्च को कहाँ भेज दूंगा? PNL टू डेप्रिसिएट। फटाफट इसी तरीके से आगे के 3 साल की भी डाल दीजिए। ये जी, और तुमने लास्ट एंट्री कौन सी डेट की डाली होगी? 31 मार्च 20 की डाली होगी, है ना? तो अब एक बार मुझे बताइए। हाँ जी, हेलो। हाँ, तो 31 मार्च 20 को क्या एंट्री डाली तुमने? वही PNL टू डिप्रिसिएशन डाल दी होगी। अब अगर मैं वहां पे एक क्वेश्चन में ऐड कर दूं और मैं आपको बोलूं, इफ ऑन, इसके नीचे क्या आप लिख सकते हैं? 31 मार्च 20 फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड फॉर 50,000। ओ माय गॉड, बेटे एक बात बताओ, एसेट की बुक वैल्यू कितनी है? गुड, बुक वैल्यू होता है जो बैलेंस शीट में दिख रहा है। बैलेंस शीट में 30,000 दिख रहा होगा बेटे, समझ रहे हो ना? बैलेंस शीट में कितना दिख रहा होगा? एंड व्हाट इज द सेल प्राइस? प्रॉफिट या लॉस कितने रुपए का? एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट टू PNL। एंट्री बना देते, लिख दीजिएगा प्लीज साथ में, क्योंकि बैंक में आ जाएगा 50,000। फिक्स्ड एसेट खत्म होगा बेटे कितने से? 30,000। भाई जब जो चीज़ है ही 30,000 की, खत्म थोड़ा 50 से कर दो। बच्चा गलती कर देता है, यहाँ भी 50 लिख देता है। कैसे लिख सकता है बेटा? लेजर की वैल्यू 30 है, हाँ? और जो डिफरेंस है क्या आ जाएगा भाई? प्रॉफिट, दैट इज। और अगर आपको इतनी बात समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं इसी केस में
तो केस बना दूं कि सर जी अगर 50,000 की बेची तो ये हो गया, और अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 10,000 की बेची तो भी क्या एंट्री बन पाएगी? बैंक P&L टू फिक्स्ड एसेट, बैंक में सेल प्राइस फिक्स्ड एसेट 30,000, P&L कितना? 20,000। तो बातों में मैंने SLM भी कर रहे हैं हम लोग साथ साथ बेटे, जर्नल एंट्री बेसिक लेवल पे चल रही है। ये अगर आपको ये क्लियर है तो एक एग्जाम्पल और बनाते हैं। आज छोटा सा ये SLM का ही चलाऊंगा, और पर एक चीज ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट मैंने परचेज करा 11014 को 5 लाख का। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 1 लाख, सैलवेज वैल्यू 1 लाख, लाइफ 4 years, on 1st July 17, fixed asset was sold for 2 lakh rupees. Oh my god, past journal entry 14 15, 15 16, 16 17, 17। तो ये साहब कर पाएंगे? शुरू कर दो बेटे। 2 लाख रुपीस, 4 years। मैं थोड़ी हैंड राइटिंग में सही कर देता हूँ, मेरी हैंड राइटिंग पहले बहुत अच्छी थी बच्चे। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन बता देना। कितना? 31 मार्च 15 को पहली डेप्रिसिएशन, 500। पूरे साल की तो कुछ बड़ा लेके कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा कौन सी डेट को प्रोक्योर कर। इसी तरीके से जब बेच रहे हो तब भी समझ लेना कैश पे कर देते।
मैं भी साथ साथ एंट्रीज डाल देता हूँ, ठीक है। एक मिनट। एक मिनट। चलिए, आइए बच्चों। हो गया बच्चों का, कुछ हुआ? प्रॉफिट या लॉस कितने का है? प्रॉफिट आया? प्रॉफिट या लॉस क्या है, कुछ हुआ किसी बच्चे का? मैं बना देता हूँ, एक बार एंट्री करो, है ना। पहली एंट्री क्या डाली आपने? फर्स्ट मार्च 15, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट। पहले साल में 62,500 लगाया गया 6 महीने का। में 6 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 4। वैसे तो ये 1,25,000 आया होगा पर एनम, बट क्योंकि हमें 6 महीने का लगाना था तो 62,500, यही है ना बच्चे। और मैं एक बार PNL की डाल रहा हूँ, बार बार अभी आप समझ जाना। 31 मार्च 25 को इसके बाद क्या होगा, PNL 2 डेप्रिसिएशन दैट इज 62,500। सब बच्चों का फर्स्ट ईयर क्लियर है? ठीक है, आइए। तो 14-15 हो गया, 16-17 देखते। 15, 16, 31 मार्च 16। डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 1,25,000, 1,25,000। और इसको आप कहाँ भेज देंगे, PNL टू डेप्रिसिएशन 1,25,000 और 1,00,000। ठीक है बच्चों। देन 31 मार्च 17,
मैं यहाँ पे सेम लिख रहा हूँ क्योंकि सेम डिप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, और यहाँ पर भी P&L टू, ऐसा ही है ना, यही चल रहा है ना सबका। ये 15-16 हो गया और ये 16-17। ठीक है, हमने बेचा कब है बच्चे? जुलाई 17। अब मुझे बताइए, 1 जुलाई 17 को मैंने बेचा है, पर क्या मेरे को बेचने से पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए? कितने महीने की? 3 महीना। तो अगर 1 साल का 1,25,000 है, तो 3 महीने का कितना है? 31,250। तो आइए पहले हम एंट्री डालेंगे डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 31,250, बिकॉज वी हैव चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ। अब जब मैं बेचूंगा, आप देखिएगा, व्हाट इज द सेल प्राइस? 2 लाख। व्हाट इज द बुक वैल्यू? ये तो निकालनी पड़ेगी ना, मतलब ये तो आपने वर्किंग बनाई हुई है ना, कि मतलब कैसे निकाली है, ठीक है। तो क्या मैं एक बार अगर यहीं पे लिखूं, मेरा एसेट था कितने का? 6 लाख का। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन बच्चे 62,500। देन उससे नेक्स्ट ईयर की 1,25,000। फिर उससे नेक्स्ट ईयर की 1,25,000, और ये जो अभी 3 महीने की है, तो भाई ये सब माइनस ही तो करोगे तभी तो बुक वैल्यू आएगी। कितने रुपए की आ रही है? ओके, 2,56,000। इसका मतलब 2,50,000। इसका मतलब क्या हो? 250, 2,56,000, 250। अब बच्चों को समझ आया कैसे है? हाँ जी बच्चों, देखो बच्चे, आपने जब भी फिक्स्ड एसेट को डेबिट करा, देखो आपने जब आप डेबिट करते हो ना, तो बुक्स में आपकी वो वैल्यू आ जाती है ना, ठीक है। तो आपने कितने से डेबिट करा? 6 लाख, ठीक है। और जब जब डेप्रिशिएट हो रहा है उसको माइनस कर रहे हो, तो मैं कंसर्न बता रहा हूँ, 6 लाख का फिक्स्ड एसेट है मेरा, पहले साल के एंड में मैंने कितने रुपए से कम कर दिया? 62,500। फिर नेक्स्ट ईयर में कितने से करा? 1,25,000। फिर उससे नेक्स्ट ईयर में दोबारा से 1,25,000, और फिर उसके बाद 31। तो वैल्यू ही तो गिर रही थी, तो कितनी वैल्यू बच गई? वैल्यू बोले तो बुक वैल्यू। तो मेरी बुक वैल्यू कितनी थी? 6 लाख, और ये हर बार वैल्यू गिरी है, तो इसका मतलब मेरी बुक वैल्यू कितनी आई? बुक वैल्यू इज 2,56,250। एंड व्हाट इज माय सेल प्राइस? प्रॉफिट या लॉस? लॉस हो रहा है, तो आपको अपने आप ही दिख रहा होगा, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ जाएगी। कितने रुपए की बेटे? 56,200। ये सब क्लियर है एकदम? ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि सर, अच्छा एक ऐसी क्वेश्चन, जब आपने ये एंट्री डाल दी होगी, तो अब आपका फिक्स्ड एसेट कितने का आ रहा होगा? 0। भाई जब बेच दिया तो क्रेडिट कर दो, 0 ही तो हो जाएगा। समझ रहे हो? बताइए, ऑल क्लियर? ओके। वैसे एक पॉइंट और कराऊं क्या? एक पॉइंट और नहीं करना बेटे? नहीं बेटे, मैं आप बच्चों को जानता हूँ, आप बोल नहीं पा रहे, आप बस, आप चाहते यही हो कि सर और कराओ। नहीं नहीं, मैं नया पॉइंट नहीं करा रहा, पर एक चीज देखते हैं क्या तुम पकड़ पाओगे उस बात पर, नहीं पकड़ पाओगे। छोटा एसएलएम के अंदर ही नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। फिक्स्ड एसेट 120 का छोटा सा एग्जांपल है, छोटी सी वैल्यू। फिक्स्ड एसेट कितने का? 120 का, बहुत अच्छी बात है। सैलवेज वैल्यू 20, लाइफ 4 साल। ऐसे ही बता दोगे आप मुझे बता दो, ईयर 1 की डेप्रिसिएशन बता दो, पहले साल की डेप्रिसिएशन, ईयर 2 की, ईयर 3 की, ईयर 4 की, बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 नहीं ब्रो, 20, 25-25 करके 100 कर दिया। और अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने ये क्या करा, इसमें मैं ये भी लिख सकता हूँ, 120 में से 20 हटा के 4 से डिवाइड करा, ये करा ना।
अब अगर मैं इसी क्वेश्चन की डिटेल ऐसे कर दूं, 120 रुपये सैलवेज वैल्यू, और मैं लाइफ ना दूं आपको, मैं आपको बोलूँ 25% डेप्रीसिएशन रेट में दे रहा हूँ, और आगे लिख रहा हूँ ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। जब भी ऐसा लिखा होता है ना बेटे, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ना, 120 की बात अभी नहीं हो रही, अगर लिखा होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, तो मेथड कौन सा होता है? एसएलएम। अगर लिखा होता है ऑन डब्ल्यूडीवी, तो वो डब्ल्यूडीवी वाला होता। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं होता कि रेट दे दिया तो डब्ल्यूडीवी हो जाएगा ना, पूरा देखना पड़ता। रेट दे रखा और आगे क्या लिख रहा हूं मैं? ओरिजिनल कॉस्ट। अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो आप मुझे ईयर 1 का डिप्रिसिएशन बता दो। आप लाइफ के हिसाब से तो आप निकाल लेते हो, रेट के हिसाब से कितना है? 25% है ना? किस चीज का 25%? 120 का या 100 का? 120 का कितना आता है? 120 का 25%, ओके 30। ईयर 2 का, ईयर 3 का, ईयर 4 का बुक वैल्यू क्या आ जाएगी? और सैलवेज वैल्यू तो 20 आनी चाहिए थी। तो है हाँ, ना ना ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले समझो। जो बच्चे को ये लग रहा है 25% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट और 120 का कर दिया आपने, तो आप अकाउंटिंग लेवल पे तो फंस गया। आपका कंपनी बोलेगी भाई सैलवेज बचा के क्यों नहीं दिया हमें, तो गलत है ये। कहने का मतलब है चाहे क्वेश्चन लाइफ पे हो या रेट पर हो, सैलवेज वैल्यू माइनस करके लगा देना। सिंपल सा कंक्लूजन। सर क्या बोल रहे हो आप? ओ भाई मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, ध्यान से सुन लो। आपका एसेट कितने का? 120 का। सैलवेज वैल्यू तो माइनस होगा ही होगा भैया, और बिल्कुल, और इस पे रेट क्या लग जाएगा? आई एम सॉरी, सॉरी 25% था। अब बताइए कितने रुपए आ रहा है? आएगा भाई, चाहे क्वेश्चन रेट पर हो चाहे लाइफ पर हो, सेल वैल्यू माइनस करोगे ही करोगे। क्योंकि मैंने आपको एक बात प्रूव कर दी कि अगर आपने माइनस नहीं करी तो आपके लॉजिक कनेक्ट नहीं होंगे। आप समझ रहे हो? तो बेसिकली इसमें भी 25 25 25 और 25। अब जब आप देखेंगे बुक वैल्यू तो 20, और आपकी प्लान सेलवेज वैल्यू 20 थी, एकदम सही चलिए था। समझ रहे हो? ये कोई याद करने की चीज थोड़ा ना, हमें तो बड़े कंट्रोल होना चाहिए ना फिगर्स के ऊपर। तो समझ रहे हो? कल को जब आप कंपनी में होते हो, ऐसा नहीं होता मैं आपको बोलूँ ये अब यही कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ये समझ आना है इन 5 साल के अंदर कि भाई फिगर्स जो है, जब आप किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हो उसका एंड तक का कंट्रोल में बस फर्स्ट डे पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे नहीं होता है कि जो चल रहा है चलता रहे। बताइए क्लियर है बच्चे? ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए और बस फिर डन है बच्चे। और एक नोट लिखवा दूंगा लास्ट में, टू लाइफ और रेट सैमुअल वैल्यूज के लिए। एक बार ये वाला बस मेथड नोट कर लीजिए दोनों का। हाँ वो तो हो जाएगी। मान लो तूने ज्यादा चार्ज कर दिया, मतलब तूने डेप्रिसिएशन तो फिक्स मान लो 20 रुपए से ज्यादा कर दिया, तो फिक्स से टू डेप्रिसिएशन कर दो, रिवर्स कर।
बताइए, क्लियर है बच्चे? नोट कर लिए? एक नोट लिख लेते हैं इसके नीचे जस्ट। टेक्निकली मैंने एसएलएम के सारे कॉम्बिनेशन बता दिए आपको। इन केस ऑफ एसएलएम, इन केस ऑफ एसएलएम, स्ट्रेट लाइन में कॉमा, salvage value, salvage value is always to be reduced, is always reduced from original cost, from original cost to calculate depreciation, to calculate depreciation. कहिए साहब, क्लियर है? चल, तो मेरे हिसाब से बच्चे एक लेवल पे, इंट्रोडक्शन लेवल पर हम लोग का हो गया, और नेक्स्ट क्लास में फिर उसको फर्दर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब हम फ्राइडे को टेस्ट रख ले, जिन बच्चों का बीआरएस हो गया है रख लेना। बीआरएस का ना थोड़ा साथ साथ ही होता रहेगा, बट जिन बच्चों का नहीं हुआ वो चिल करो आराम से, उनका टेस्ट नहीं है, लेकिन फ्राइडे को मैं टेस्ट, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके ब्रो, बाय। 18 दिसंबर, हाँ देखो जैसे ना 18 दिसंबर को कहता है डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस एज ऑन द प्रीवियस डे। तो ना देखो, जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, पेजेस में होता था, मतलब एक रजिस्टर में होता है। तो ना स्पेसिफिक डे आपका डेबिट बैलेंस है कितना, 15,260 डेबिट बैलेंस, दैट मीन पॉजिटिव, और आपने उसको नेक्स्ट डे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो कोई चीज प्लस 15,260 थी, एंड ऑब्वियसली एज्यूमिंग पासबुक भी सेम है, तो नेक्स्ट डे कैश बुक अपने आप ही वो माइनस 15,260, तो वो मुझे डबल से बुक करना पड़ेगा, दैट इज 30,005। ठीक है बच्चे? मंडे हमारी कौन सी क्लास होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ वो मैं डाल, अभी मैंने डाला नहीं था। आप वैसे यूट्यूब पर एक बार चेक कर लेना, अभी तो नहीं डाला हुआ है, लेकिन मैं अपडेट कर दूंगा, या मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक सेंड आज शाम को 8-9 बजे तक डाल। यूट्यूब पर एड्यू जंक्शन, ईडीयू जंक्शन देखोगे, प्लेलिस्ट के अंदर ना डलती रहती हैं वीडियोस, मेरी वाली सारी यूट्यूब पर ही होती है। ठीक है बच्चे? पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक में क्या होता है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। सोचो अगर डिपॉजिट हुआ है तो लॉजिकली तो एक ही बार कैश बुक बढ़नी चाहिए थी और एक ही बार पासबुक बढ़नी चाहिए, तो टेक्निकली कैश बुक बढ़ी और वह पासबुक भी बढ़ गई, पर कैश बुक मैंने एक बार और बढ़ा, हमें क्या। ठीक है बच्चे? ओके, ठीक ना, फिक्स एसेट टू बैंक कर दिया। डेप्रिसिएशन मुझे पता कॉस्ट कितनी है तेरी, 6 लाख, सैलवेज वैल्यू 1 लाख, डिवाइडेड बाय 4 तो 1,25 आया। पर अगर तू ध्यान से देखेगा, तूने 1,25 की डेप्रिसिएशन लगाया, तो 6 महीने की लगाएगा, क्यों? क्योंकि तूने 1 अक्टूबर को खरीदा, तो 31 मार्च तक 6 मंथ्स बन रहे थे, तो कितना आ गया, तो 62,500, और फिर उसको तूने पीएनएल में भेज दिया। ये पहला साल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, नेक्स्ट ईयर कौन सा है तेरा, ये तो हो गया तेरा 14-15, ठीक है, अगला कौन सा है, 15-16। तो भाई 15-16 में लास्ट डे को ही तो डेप्रिसिएशन डालेगा, दैट इज 31 मार्च 16। एक बार पेन देखा, जैसे ना जैसे ये ईयर 1 कंप्लीट हो गया तेरा, अगला साल कौन सा दोस्त तेरा, 15-16, और तू डेप्रिसिएशन देख खरीदेगा दोबारा थोड़ा ना, डेप्रिसिएशन तो लास्ट डे डल गई, तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड असेट, और अब तू कितने रुपए से डालेगा, अब तो पूरे साल यूज करे, तो 1,25,000, और इसी डेप्रिसिएशन को तू पीएनएल में भेज दे, 15-16 खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तेरा। ठीक है, 16-17 में लास्ट डे 31 मार्च 17 को डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट और पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। 17-18 में 1 जुलाई 17 को भेज दिया तूने, तो सबसे पहले तो समझ कि अप्रैल मई जून 3 महीना तो यूज करा, तो 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए पहले, चाहे बनाया नहीं था।
ठीक है, तो समझ आया, रुक जा मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। तो टेक्निकली समझ कि 17-18 में 1 जुलाई 17 है, तो 1 जुलाई 17 तक पहले डिप्रिसिएशन तो चार्ज करेगा ना। तो 1 जुलाई 17 तक डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेगा मैं बताता हूँ। तेरा एसेट क्या मतलब 1,25,000 साल की है, तो 3/12 कर देगा ना, 3 महीने की लगाएगा ना, 12 महीने की 1,25 है तो 3 में, तो डिप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। अब मुझे बता, जब तूने बेचा तो एक बात तो तय है, सेल वैल्यू है ये, ठीक है, सेल प्राइस लिख देता हूँ, कितने रुपए, 2 लाख। अब मुझे बता इसकी बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू क्या होता है, तूने जब एसेट को डेबिट करा तो बुक वैल्यू बढ़ गई, क्रेडिट करा तो कम हो गई। तो तेरा एसेट था कितने का, 6 लाख का, तूने खुद ही तो 6 लाख डेबिट करा। अब ये सारी की सारी डिप्रिसिएशन है ना मेरे भाई, ये 6 महीने की, 1 साल की, 1 साल की, 3 महीने की, तो तेरी बुक वैल्यू कितने की आ गई, 256 250 की। तो अब जब बेच देगा तो खत्म हो जाएगी, इसलिए क्रेडिट कर दी, और जो गैप आ गया वो लॉस हो गया, क्योंकि 256 250 की चीज़ 2 लाख में बेचेगा तो लॉस ही तो आ रहा है। ले रहे दोस्त, बना लियो इसको, आ जाओ, ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। वीडियो बुक पर मैं एक बार, तो मैं टेलीग्राम में डाले, मैं यूजर डाल, इधर ये दिखता नहीं यार उधर। तुम ग्रुप में भी तो हो ना, तो हाँ, तो मैं इसी ग्रुप में बुक भेज देता हूँ ना अभी। 1 मिनट रुक जा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, फिर काम आ जाएगा, अभी तुम यहाँ हो तो अभी कर दो। सिर्फ BRS, BRS। आगे है ना, ओके। मैंने उनको टारगेट दिया हुआ है, हाँ, क्योंकि वो ना थोड़ा बस एडिटिंग और उसमें प्रोसेस है, पर उनके end से क्या होता है कि वो किसी और स्टेट के होते हैं, वो होते हैं, तो वो प्रोसेस हो चुका है। अगर आपको अभी मतलब 2 4 दिन वेट कर दो, शुरू है हाँ, बिल्कुल, मतलब पूरा सा हो गया हमारे यहाँ से देखा, पर ऑर्डर दे दिया है सर ना,
वही चल रहा है, बोलो वही चीज डिलीवर कर दी दो। नहीं नहीं वो सर अभी फिर ना, नहीं नहीं मतलब वही मेरे तक बात पहुंच, मैं नीचे बोलता हूँ सर को आगे से ना एडवांस में बुक हो, मतलब मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है सुन के कि ऐसा आपको भी लगा है नहीं नहीं सर मैं सर, हाँ जी, सर, मैं बोलूँगा सर, मेरे लिए बिल्कुल मैं तो मिलेगी मिलेगी और आगे बच्चों के लिए भी सब सही रहेगा, तभी आगे बाद में सर मैं खुद ही मैंने आगे फॉरवर्ड करा हुआ है ना, तो सैटरडे तक मेरा पूरा क्वेश्चन मैच था ना, तो उसमें 4-5 बच्चे थे और क्योंकि ना हम लोग के ना क्लासेस ऐसे अलाइंड होती है कि वो हिदायत को एक एक बार आप confirm कर दो ना, बट एक बार मैं आज ही बात करके आपको कंफर्म, आप एक बार मुझे शाम में कॉल कर लेना, ठीक है, मैं भूल गया तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको डोंट वरी ना, मैं नीचे वाले बात
कितना पढ़ाई करोगे यार? हमारा क्या चल रहा था? इन्वेंट्री। आइए लेट्स बिगिन।